हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है निर्माण एजुकेशनल हब में। हम लोग पॉलिटेक्निक के लिए मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट की लगभग सारी बातें आपको बताया गया था। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा, लेक्चर नंबर 4, तो वहाँ पे मैं आपको बता रहा था घनत्व क्या होता है। तो घनत्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व। घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी D बराबर m/v। ये सारा बात आपको बता दिया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे घनत्व का एसआई मात्रक और घनत्व का सीजीएस मात्रक। तो घनत्व का एसआई मात्रक kg/m³ होगा और सीजीएस मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। लेकिन घनत्व का एक अन्य मात्रक बताया था जो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है, फिजिक्स में भी वो यूज होता है, वो आपको मैंने बताया था ग्राम पर ml। तो घनत्व का जो सबसे इम्पोर्टेंट मात्रक था वो आपको था ग्राम पर ml। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको बताया गया था पिछला लेक्चर में, लेकिन अब यहाँ पे देखिए घनत्व बराबर मैंने आपको बताया था, देखिए तो घनत्व बराबर बताया था, यहाँ पे लिख देते हैं मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट ही लिखिए, मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर ये 5 है। तो मैंने उसमें बता रहा था घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर यहाँ से लिखा जाए तो डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, यहाँ से लिखेंगे तो मास बराबर वॉल्यूम बटे डेंसिटी। ये सारी बातें पिछली मुलाकातों में हम लोगों ने पढ़ा था। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जहाँ पे मतलब हम लोग का वीडियो ब्लॉक हो गया था लाइव कटने के कारण, यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, या एक क्वेश्चन ऐसा आप लिख सकते हैं, जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है, इसका क्या तात्पर्य है। तो देखो भाई, जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है। इसका एप्लीकेशन आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, मतलब 12वां के भी केमिस्ट्री में इसको पढ़ना है, जहाँ पे आप मोलरता भी हम लोग चर्चा करेंगे विलियन का, उसी की चर्चा करना है। तो मैं आपको समझाता हूँ जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है, इसका मीनिंग क्या होता है। यानी जल का घनत्व 1 ml पर ml, तो जल BH2 कितना होगा 1 ग्राम अपॉन ml, यही हुआ। तो जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है, मतलब ऊपर में भी 1 होगा और नीचे में भी क्या होगा 1 होगा। जब ऊपर में 1 है ये मास को करस्पॉन्ड करेगा और नीचे में 1 है ये किसको, वॉल्यूम को करस्पॉन्ड करेगा। इसको वेलोसिटी मत समझिएगा, वॉल्यूम। तो जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 1 ग्राम बराबर 1 ml। यानी जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब 1 ग्राम जल का जो आयतन होगा वो कितने के बराबर होगा, 1 ml के बराबर होगा। दोनों तरफ 1000 से गुना कर देते हैं तो इधर 1000 ग्राम हो जाएगा, इधर अगर 1000 से गुना करेंगे तो 1000 क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। आपको पता है कि 1000 ग्राम बराबर कितना होता है 1 kg, और 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है 1 लीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। यानी वाटर के केस में, जल के केस में आप 1 kg पानी लो या 1 लीटर पानी लो, दोनों का बात तो दोनों क्या होगा बराबर। लेकिन दूसरे लिक्विड जैसे आप रिफाइंड ले लो, ऑयल ले लो, ये सब केस में जो होता है वो 1 लीटर कभी भी 1 kg के बराबर नहीं होता है, क्योंकि वो जितने भी चीज़ें जैसे आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जैसे आपका रिफाइंड हो गया, घी हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इस सब का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml से कम, और इसीलिए उन सब में 1 लीटर जो है वो कभी 1 kg के क्या होगा बराबर नहीं होगा। लेकिन जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है, इसका मीनिंग आपको यही समझना है कि 1 लीटर आयतन और 1 kg जल
दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण देखेंगे तो क्या होगा, बराबर, यानी 1 लीटर जल और 1 केजी। लेकिन दूसरे लिक्विड में आप आ जाइए, आप अगर दुकान में जाइएगा और फॉर्चून का रिफाइंड खरीदिएगा तो 1 लीटर फॉर्चून का रिफाइंड कभी भी 1 केजी नहीं होगा, वो हमेशा 1 केजी से कम रहता है, क्योंकि उसका घनत्व वाटर के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। आप एक बात पढ़ते होंगे, जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये पॉलिटेक्निक या जनरल कॉम्पिटिशनों में अक्सर सवालें पूछी जाती है। डी मैक्सिमम, DH2O मैक्सिमम लिख देते हैं, DH2O मैक्सिमम। जल का घनत्व मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, अगर इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273। और ये सवाल आपके इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है कि जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होगा, तो आंसर होगा 4 डिग्री, और अगर केल्विन में पूछा जाएगा तो 273। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से आप आगे जाओगे तो भी डेंसिटी घटेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से पहले आओगे तो भी डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। यानी जल का घनत्व 4 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम। अब यही वाटर जब कंडेंस करता है तो बर्फ बनता है। आपको पता है कि बर्फ पानी पे तैरता है, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, कम। तो पिछले लेक्चर को हम लोगों ने यहीं पे ड्रॉप किया था कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है। इसका मतलब आप यही समझिए, 1 ग्राम जल कितने के बराबर होगा, 1 ml के बराबर होगा। 1 केजी जल कितने के बराबर होगा, 1 लीटर के क्या होगा, बराबर होगा। चौथे वाले लेक्चर को हम लोगों ने यहीं पे स्टॉप किया था। अब जरा देखिए, इसके बाद एक और बहुत खूबसूरत बात बताते हैं, जहां से पॉलिटेक्निक ने प्रीवियस वर्षों में सवाल पूछे। हालांकि ये गैसेस स्टेट में भी आएगा, लेकिन उससे पहले आराम से देख लीजिए आप यहाँ पे। तो ये आप घनत्व का मीनिंग समझ गए होंगे, और जल का घनत्व क्या होता है ये भी आप बखूबी समझते हैं। तो यहाँ पे मूल संकल्पना है, इसका हम लोग लेक्चर नंबर 5 को क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो देख लीजिए, अब सवाल आता है, पिछली मुलाकात में एक लॉ आपको मैंने बताया था, GMV लॉ, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ, ग्राम अणु लॉ। उसमें मैंने आपको बताया था कि STP या NTP पर किसी गैसीय पदार्थ का मोलर आयतन फिक्स होता है, और वो 22.4 लीटर के क्या होता है, बराबर होता है। GMV लॉ यही कहता है कि STP और NTP पर किसी गैसीय पदार्थ का मोलर आयतन, मतलब 1 मोल का आयतन फिक्स होगा, और वो 22.4 लीटर या 22,400 ml के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम STP पर अगर नहीं दिया रहेगा तो मोल कैसे निकालेंगे। तो अगर किसी गैस का वॉल्यूम STP या NTP पे नहीं दिया हुआ है और हमको मोल निकालना है, तब हम लोग वहाँ पे आदर्श गैस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। ये आदर्श गैस समीकरण को हम लोग अवस्था का समीकरण कहते हैं। इसका डिटेल्स स्टडी हम लोग गैसियस स्टेट में करेंगे, गैसीय अवस्था। और गैसीय अवस्था एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 11th में भी पढ़ना है, जनरल कॉम्पिटिशनों में भी पढ़ना, और पॉलिटेक्निक का तो ये सिलेबस ही है। तो इस वीडियो को ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री, तो आप इसको पॉलिटेक्निक वाले नहीं, सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले ही पढ़ेंगे। आप चाहे पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, ITI की तैयारी करते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, 11th में पढ़ते हैं, आप कहीं भी पढ़ते हैं, इवन आप 12 में भी पढ़ते हैं, तब भी आपको मोल से पीछा छूटने नहीं जा रहा है। अगर मोल आएगा तभी आपसे फिजिकल के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, अगर मोल नहीं आएगा तो फिजिकल्स का न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा। तो अब जरा देखो, यदि किसी गैस का आयतन STP, ये सारा आपका पढ़ा हुआ है, STP या NTP पर नहीं दिया हुआ, नहीं दिया, तो उसमें उपस्थित मोल की संख्या को आदर्श गैस समीकरण द्वारा निकालते हैं। आदर्श गैस समीकरण द्वारा क्या करते हैं, निकालते हैं। यह आदर्श गैस समीकरण होता क्या है, तो PV बराबर nRT, इसी को हम लोग बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण।
पीवी बराबर एनआरटी, या इसी का एक और नाम है अवस्था का समीकरण। पीवी बराबर एनआरटी अवस्था का समीकरण, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा। इक्वेशन ऑफ क्या होगा? स्टेट होगा। तो अगर किसी गैस का आयतन एसटीपी या एनटीपी पे नहीं दिया हुआ है और अगर उसमें मोल की संख्या निकालना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? आदर्श गैस समीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं अवस्था का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब जरा देखिए, पीवी बराबर एनआरटी है, जहां पी प्रेशर है, प्रेशर का हिंदी होता है दाब, भी वॉल्यूम, वॉल्यूम का हिंदी क्या होगा? आयतन, एन क्या है? मोलों की संख्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोल की संख्या। टी क्या है? तापमान, टी क्या है? तापमान। और आर को हम लोग बोलते सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब जरा देखिए, यहां से पॉलिटेक्निक आपसे सवाल पूछता, आर का मान, आर का, अब जरा देखिए आर का मान कैसे निकलेगा, या आर का न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर, इसका जरूरत आपको 12 के फिजिकल में भी है, 12वां जो आप सॉल्यूशन पढ़े होंगे उसमें इसकी जरूरत आती है। आर का मान, तो अगर देखिए आर का मान लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों साथ साथ चलेगा। तो अगर इस समीकरण से पीवी बराबर एन आर टी है तो एन बराबर क्या हो जाएगा? पीवी बटे आर टी हो जाएगा। अगर मोल की संख्या निकालना है तो पीवी बटे क्या होगा? आर टी। अगर आर निकालना, आर का यूनिट निकालना है तो यहाँ से पीवी बटे क्या हो जाएगा? एन, पीवी बटे एन। अब जरा देखिए, अब आर का मान दो याद रखिएगा, यही दो आपसे पूछा जाता है हमेशा, इसी दोनों से सवाल भी रहता है। अब देखिए, प्रेशर का एक यूनिट क्या होता है? एटीएम, पढ़ चुके हैं, बहुत सारा यूनिट पढ़े होंगे। प्रेशर का एटीएम, वाट और प्राय। वॉल्यूम का क्या हो गया? लीटर। ये मोल तो खुद एक यूनिट लेके आता है, टेम्परेचर केल्विन। तो अगर प्रेशर, अगर इसका एटीएम में निकालिएगा तो इसका वैल्यू आता है, याद रखिएगा, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। और ये जो है, ये वैल्यू 12 में ज्यादा यूज होता है, 12 की केमिस्ट्री में ये ज्यादा यूज होता है, और मोल में भी यही आपसे ज्यादा यूज होगा। एक इसका और वैल्यू निकालिएगा तो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक वर्क डन, आगे पढ़ेंगे, W बराबर पीबी, ये कहलाता है थर्मल वर्क डन, सॉरी मैंने आपको बोल दिया इलेक्ट्रिक वर्क डन। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसी गैस के वर्क डन के क्या होता है? बराबर। यानी गैस के केस में अगर वर्क डन निकालना होता है तो हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां से वर्क डन, और ये वर्क डन है तो इसका एक यूनिट क्या हो गया? जूल भी होगा। तो आर का मान एक ये याद रखिएगा, 3.14 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये आर के दो मान याद रखिएगा। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ये यूज होता है, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए मोल कॉन्सेप्ट का सवाल बनाएंगे तो आर का यही वैल्यू यूज करोगे, जो न्यूमेरिकल्स आपके इम्तिहानों में रहेंगे या जो सवाल रहता है, या 12वां बोर्ड में आप सॉल्यूशन पढ़ते हैं, मतलब 12वीं के फिजिकल में, वहां भी यही वैल्यू यूज होता है, ये वैल्यू। इसका और यूज, इसका और वैल्यू होते हैं, आप इसको जूल में दिया हुआ है तो कैलोरी में निकाल सकते हैं, आर्ग में निकाल सकते हैं। एक आप पढ़े होंगे एनर्जी का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वर्क का भी मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, उसके टर्म में भी आप निकाल सकते हैं। तो वो सब बात हम लोग गैसेस स्टेट में देखेंगे। तो ये था मोल, मोल यहीं पे फिनिश होता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन से भी सवाल रहता है, और इसके लिए हम लोग आप थोड़ा सा इसको और इसमें और काम कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे आदर्श गैस समीकरण क्या है। अगर किसी गैस का आयतन एसटीपी या एनटीपी पे नहीं दिया हुआ है तो हम लोग वहाँ पे आइडियल गैस समीकरण की सहायता से क्या करते हैं? मोलों की संख्या को निकालेंगे। वहाँ पे प्रेशर का वैल्यू दिया रहेगा, टेम्परेचर का वैल्यू दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, आर आपको नहीं दिया रहेगा, आर का। तो ये था मोल के बारे में आपको बताया गया। इतना अगर मोल का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप अपना क्वेश्चन बैंक चाहे किसी भी कंपटीशन का हो, पॉलिटेक्निक का हो, आईटीआई का हो, या जनरल कंपटीशन के आप पढ़ते हैं, तो इतना के बाद आपसे मोल का कोई भी सवाल रुकने नहीं जा रहा, बहुत आसानी से सारा सवाल क्या होगा? ट्रैक। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, अब मोल है, लेकिन यहाँ से एक पोर्शन हम लोग को और डिस्कस करना है, और वो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब वो क्लास लेंगे तो कम से कम हाफ आवर का हो जाएगा। उसमें हम आपको बिलियन बताएंगे। बिलियन मतलब 12 का बिलियन नहीं, बिलियन क्या होता है
बिलियन कितने तरह का होता है, और पॉलिटेक्निक में यहाँ से क्या क्या सवाल रहता है, या जनरल कॉम्पिटिशनों में बिलियन क्या पढ़ना है, तो उस पर काम करेंगे। तो एक ये मान के चलिए मोल कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया है, लेकिन इसमें हम लोग एक चैप्टर उसमें डालेंगे, मतलब उसको मैं देखिए अगला से जो लेक्चर आएगा, जैसे आप फिजिक्स का या केमिस्ट्री का मतलब पॉलिटेक्निक के लिए, उसमें पॉलिटेक्निक नहीं रहेगा, और इससे आप घबराइएगा मत कि पॉलिटेक्निक नहीं लिखा हुआ है तो मेरे लिए नहीं, उसको हम लोग कॉम्पिटिटिव फिजिक्स कर देंगे या कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री कर देंगे। अब पॉलिटेक्निक जब लिखा रहता है तो सिर्फ पॉलिटेक्निक का बच्चा इसको व्यू करता है, लेकिन यही जब कॉम्पिटिटिव रहेगा, जैसे 11th का देखिए पॉलिटेक्निक के सिलेबस में 11th का लगभग चैप्टर आपको पढ़ना है, तो अगर पॉलिटेक्निक का सारा वीडियो आप देख लीजिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो 11th में फिर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होने जा रहा है। और ये सब तो ऐसे चैप्टर है जो एकदम एवरग्रीन है, हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अगला चैप्टर बिलियन पढ़ा देंगे, मोल को यहीं पे हम लोग ब्लॉक करते हैं, और मोल से आप सवाल बनाइए, धड़ल्ले से सवाल बनेगा। अगर दिक्कत है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई प्रॉब्लम है तो। ऐसे हम नहीं समझते कि आपसे पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन बैंक में एक भी क्वेश्चन रुकेगा। अगर आपने ये 5 लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया है तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली मुलाकात में। थैंक यू।